नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछला एपिसोड मैं शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ लोगों की बातों का कमेंट का जवाब देना चाहूँगी कि वो रिधिमा और संजना का वेट कर रहे हैं और गीतिका और कल्पना का वेट कर रहे हैं। तो आपको जो आपका ये इंतज़ार है वो थोड़ा लंबा करना होगा, बिकॉज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस चैनल पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इससे ज़्यादा मैं यहाँ अब नहीं बोलूँगी। बाकी आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। दुआ करिए कि जल्द से जल्द जो भी प्रतिबंध है वो निकल आए। बस पिछले एपिसोड पे चलते हैं। रूह ने बता दिया था अमाल को। अब जब रूह ने बताया था तो उसके अल्फाज निकले थे और उन अल्फाजों ने जैसे अमाल के पैरों के तले की ज़मीन खींच ली थी, एक रस्सी बांधकर। अमाल स्तब्ध थी, अपने ठंडे गाल महसूस कर रही थी तो गर्म हथेलियाँ, उसके दिल की तेज धड़कनें, सांसों की तार आगे चल रही थी। वो क्या करती? क्या अब और वो शर्मिंदा होने वाली बात नहीं थी उसके लिए? पहले तो उसके अंदर गट भी था कि वो जाकर कविशा के आगे खड़ी हो जा रही थी, लेकिन अब क्या वो उसका सामना भी कर सकेगी? यही बात उसके दिल में तूफान उठाए हुई थी। उन तूफानों को एक पल के लिए बटोर कर उसने रूह को गले लगाया था, उसे समझाया था और उसे अपने कमरे में भेज दिया था। कितनी नोट करने वाली बात है यहाँ कि अमाल ने अपनी छोटी बहन की बातें कितने शांत दिमाग से सुनी थी, जो कि बड़ी चीज़ थी कि उसे उससे मोहब्बत हो गई थी जो इन लोगों के दुश्मन के परिवार से था। यहाँ तो आप अपने धर्म तो छोड़िए, आप अपनी जाति के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। अगर चले गए तो न जाने कितने लंबे लंबे कुएं खोद दिए जाएंगे आपके आगे। तो अमाल ने ये बात बहुत शांत मन से सुनी थी, रूह को एक प्यार भरा यकीन दिया था और उसे भेज दिया था। वहाँ कविशा के दिल की बेचैनी उसे वैसे ही परेशान कर रही थी। उसे वो आँखें याद आ रही थी जो उसके वजूद से हटा ही नहीं करती थी। बस उस पर वो पहुंची थी दरगाह अपनी दोस्त के साथ। दरगाह में बैठकर वो जुड़ गई थी उस सदा से जो यहाँ बैठे अपने हाथ में हारमोनियम तो तबले लिए अपनी पुकार अपनी गुहार ऊपर वाले से लगा रहे थे। हाँ, रास्ता ज़रा टेढ़ा ले लिया था उन लोगों ने, बस उसी पुकार से वो जुड़ती नज़र आई थी। यही पिछला एपिसोड था। पिछला एपिसोड कुछ लंबा हो गया तो सुन लीजिए। तो मना करो कि पीछे जाकर सुन लो तो भी नहीं होता आपसे, जब सुना दो तो भी आपको दिक्कत है। दिक्कत है क्या? है तो है। चलो अब आगे चलते। वो दरगाह का सुकून अपने दिल में थामे, वो दरगाह की फीलिंग अपनी आंखों में भरे कविशा घर की तरफ निकल गई थी। उसका मन ज़रा शांत हुआ था। लौ जो जोड़ी थी उसने उस ऊपर वाले से, जो हर चीज़ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, हर चीज़ को किसी न किसी से मिलाने के लिए तैयार रहता है। आप कितना भी अपने आप को खींच लीजिए, अगर आपको कहीं ना कहीं उसने छोड़ देने का फ़ैसला किया है तो आप आगे चलते चले जाओगे। बस उसी से ज़रा लौ जला आई थी कविशा अपने दिल में। आज उसका दिल उसे ज़रा शांत महसूस हो रहा था। उसकी फीलिंग्स ज़रा धीरे चल रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, एक शालीन मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी दिल वो अपनी तरफ खींच सकती थी। वही भाव लिए उसने फट से दरवाज़ा खटखटाया था। प्रिया कुछ बड़बड़ाते हुए दरवाजे के पास गई थी। दरवाज़ा खोला था उसने और अपनी बत्ती सी उसने कविशा के आगे कर दी थी। क्या हुआ है? क्यों हंस रही हो इतना? कविशा ने भवें कोड़ कर कहा था। आप कहाँ चली गई थी? हाँ, बताया तो करिए। हाँ हाँ ठीक है, हटो। ये कहकर कविशा ने उसके दाहिने हाथ को दरवाजे से हटाकर अपने आप को अंदर किया था। तुम क्या खड़ी दरोगा की तरह सब? ये कविशा कह ही रही थी कि उसकी नज़रें सामने मम्मी पर पड़ी थी, जिनके आगे मोम का चेहरा उसे नज़र आया था। हाँ, वो मोम थी।
कविशा के कदम फट से मॉम की तरफ बढ़े थे और उसने अपने आप को झुकाकर मॉम के चरणों को स्पर्श किया था। हमेशा की तरह मॉम ने उसके सर को सहलाया था और ढेर सारी दुआएं उसके सुपुर्द कर दी थी। उनकी फेवरेट दुआ थी, तुम्हें बहुत बड़ी ज़िंदगी मिले, बहुत बड़ी, हमेशा की तरह। क्या हुआ? मुझे देखकर हैरान रह गई। क्या करें, आजकल बच्चों को माँ बाप की फ़िक्र ही कहाँ होती है। ये कहकर मॉम ने कविशा के दाहिने गाल को सहलाया था। जब मॉम ने ये कहा था तो कविशा की आंखें नम हो गई थी और वो फट से मॉम के गले लग गई थी। ऐसा नहीं है मॉम। और उसकी आंखों में जो पानी ठहरा हुआ था वो बाहर आ गया था। मम्मी ये देखकर ज़रा भावुक हुई थी। माताश्री होती ही ऐसी हैं, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो कहीं से भी हो, अपनी आंखें गीली करने में ज़रा वक्त नहीं लगाती। वो 10 घर दूर किसी की शादी है और उसकी बेटी विदा हो रही है, यहाँ मेरी मदर की आंखें नम हो जाती हैं। बस यही तो है माता श्री का एक और प्रतिबिंब। आप दोनों बातें करिए, मुझे ज़रा रसोई में काम है। मम्मी ये कहकर एक बहाना लेकर रसोई की तरफ बढ़ गई थी और प्रिया ने भी मम्मी के कदमों को कॉपी किया था। मॉम सोफे पर बैठ गई थी। सामने उन्होंने कविशा को बिठाया था। कविशा ने दोनों घुटनों को चिपका सा दिया था और उन दोनों के बीच जो जगह बनी थी उसमें अपने दोनों हाथ रखकर उन्हें मसलने लगी थी, अपना सर झुकाए। क्या बात हुई है? हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई कि तूने ना मुझे बताना ज़रूरी समझा, ना पूछना ज़रूरी समझा, ना मेरा आशीर्वाद लेना ज़रूरी समझा। चली आई। नहीं मॉम, वो देख बेटा, मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं, लेकिन इतना पता है कि बात ज़रा बड़ी है और ये भी जानती हूँ और तुझे बता रही हूँ कि बात तुम दोनों को ही सॉल्व करनी है। तो तीसरे को लाना भी ठीक नहीं, चाहे वो मैं हूँ चाहे तेरी माँ हो। समझ आई? बात हुई है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा और हल बात करने से ही निकलते हैं ना। अपनी गर्दन वापस झुका ली थी कविशा ने। चल ठीक है, छोड़ देते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्या वो घर तेरा नहीं है जो तू उसे छोड़ कर आ गई? क्या वो घर मेरा नहीं है? हाँ, मैंने क्या कहा था? तू मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत। तू मेरी बेटी नहीं है, यही मानती है ना तू? तो चल यही मान, तू मेरी बहू है। और हाँ, बहुओं पर मैं ज़्यादा हक जताया करती हूँ। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो मुझे भी आपका ख्याल है, लेकिन क्या क्या वहाँ रहकर मसले हल नहीं होते? हाँ बेटा, अगर अमान के लिए मैं यहाँ कुछ कहूँगी तो तुझे यही लगेगा कि मैं अपनी बेटी की तरफदारी कर रही हूँ, लेकिन जब तू उसे जानेगी ना तब तुझे समझ में आएगा कि वो क्या है। बिल्कुल अपने बाप पर गई है, मुझ पर भी नहीं गई। अगर उससे कोई कहे कि अपना दाहिना हाथ निकाल कर दे दो और वो ज़रूरतमंद है, वो दे देगी, लेकिन अगर उससे कोई ज़बरदस्ती करे तो उसका दाहिना हाथ छीन भी लेगी। वो बुरी नहीं है बेटा, वो बुरी नहीं है। कविशा मॉम की एक एक बात सर झुकाए सुन रही थी। चल ठीक है, छोड़ती हूँ मैं तुम दोनों पर, देखती हूँ कब वो तुझे मना पाती है और कब तू मानती है। जानती है, ये जो भगवान ऊपर बैठा है ना, ये पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। सौरमंडल तो पढ़ा होगा तूने, किस तरह हवा में लटके हैं सारे के सारे। इतना खूबसूरत है ना, लेकिन उसने इंसान को बनाया
और इंसान को उसने अपने सबसे करीब रखा। जानती है क्यों? क्योंकि वो उस पर यकीन करता है और वो अपने सही बंदों को सही रास्ता भी दिखाता है। और कैसे करता है वो, जानती है? कविशा ने गर्दन को नामे हिला दिया। अभी अभी तो दरगाह से आई थी, अभी अभी तो जुड़ी हुई थी उस महान शक्ति से, और मोम की ये बातें उसे और खींच रही थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। बस एक पल लेता है वो और इंसान पूरा का पूरा बदल जाता है, पूरा का पूरा। मैंने मोहब्बत की थी अमाल के पापा से, घर छोड़ दिया था मैंने अपना, लेकिन मुझे क्या मिला? इसके लिए मैंने घर छोड़ा, उसी को छीन लिया लोगों ने। लेकिन मेरे को 2 हीरे दिए और तीसरा तुझे दिया, उन्हीं हीरों से जोड़कर। मैं ये नहीं कहूँगी कि घर आ जा, तेरा दिल जब गवारा करे तब घर आना, लेकिन याद रखना तू मेरे घर की बहू है। जी माँ, बस इतना ज्ञान बहुत है। चलती हूँ मैं। नहीं, आप खाना तो खा कर जाइए, मैं बनाती हूँ। नहीं, तो थकी हुई लग रही है, आराम कर। मैं घर जाकर खा लूँगी। वैसे भी रात बहुत हो गई। वही तो मॉम, रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाइएगा। नहीं नहीं, रू बेटा मेरा अकेला होगा। क्यों? अमाल कहाँ है? उसको फुर्सत ही नहीं है, घर में टिकती ही नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। एक ज़मीन है, याद होगा तुझे, तेरे सामने ही मुझे पेपर दिए थे उसने। बस अनाथ बच्चों के लिए वहाँ स्कूल बनवाना है और उनके लिए घर, उसी की जद्दोजहद में लगी हुई है। चल, मैं चलती हूँ। मॉम खड़ी हो गई सॉरी, मॉम खड़ी हो गई थी और रसोई की तरफ बढ़ गई थी। मम्मी से उन्होंने मुलाकात की। मम्मी ने भी उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी। प्रिया को भी ढेर सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और अपनी कविशा का माथा चूमे वो यहाँ से चली गई। रात हो गई, सब ने अपने अपना ठिकाना पकड़ लिया था सोने का, और इन दोनों बहनों ने भी पकड़ा था। हमेशा की तरह आंगन में अपनी चारपाई पर अपने बिस्तर लगाए आसमान को तक रही थी। दी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, लेकिन ऊट पटांग ना पूछना। नहीं नहीं, ये जो आपकी सास थी का क्या मतलब है? आई मीन है। भाई साहब, देखने में तो एकदम ठकुरान लगती है, पर्सनालिटी देखिए इनकी। हाँ तो है वो ठकुराइन। ओह, तो अपनी सास के लिए इतनी मोहब्बत? हाँ है। यहाँ कितने कॉन्फिडेंस और कितने गर्व से कबूला था कविशा ने। अरे वाह, फिर तो आपकी वो जो पागल सी रूही नाम है ना उसका, खबरदार जो उसे पागल कहा, वो पागल नहीं है। ओह, तो तुम उससे भी मोहब्बत करने लगी हो? हाँ बिल्कुल। और वो अमाल, वो तो है ही पागल, उसके पास तो कुछ भी दिमाग ही नहीं है, खामा में इधर उधर दौड़ती रहती है, गुंडी है वो, उसकी थोड़ी मोहब्बत होगी आप? हाँ है। कविशा ने ये कबूल कर लिया था, ये कहते ही जैसे उसके दिल में सुई चुभी हो, और उसने अपने शब्दों को वहीं रोक दिया था। प्रिया उठकर बैठ गई थी अपनी चारपाई पर। क्या? मेरे कानों ने ठीक सुना? दी, अब आप मुकर मत जाना अपनी बात से। क्यों, क्या सुना तुम्हारे कानों ने? यही कि यू लव हर। कब सुना? ख्वाब में हो क्या? कविशा नकारती नजर आई थी। दी, आप पलट नहीं सकती हो। अभी आपने कहा कि हाँ आपको मोहब्बत है। हाँ तो मैंने क्या नाम लिया किसी का?
मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। नाम लेने से क्या होता, मैंने तो अमाल का नाम लिया था। हाँ तो मैंने तो नहीं लिया, और तुम चुपचाप सो जाओ, समझी तुम? आप नहीं सुधरोगी। ये कहकर प्रिया फिर लेटी थी और चादर को अपने पैरों पर रख लिया था। दी, मान क्यों नहीं जाती हो कि आप अमाल से बहुत मोहब्बत करने लगी हो? अपने दिल से कैसे झूठ बोलोगी? मुझसे तो बोल रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि आपकी आंखों से दिखता है अब, पहले नहीं था ये। क्या क्या दिखता है तुम्हें? हाँ, तुम सब कुछ देख लेती हो। हाँ, हमें सब कुछ का नहीं पता, लेकिन आपकी आंखें मैं समझ जाती हूँ। आपकी बहन हो आफ्टर ऑल। हाँ तो बहन हो तो बहन ही रहो। ज़्यादा पेरेंट्स बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों बनूँगी आपकी माँ? बाप रे, फिर तो आप मुझसे और लड़ेंगी। प्रिया, तुम सोती हो कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। दी, क्यों तड़पा रही हो अपने आप को? हाँ, आपकी आंखों से साफ दिख रहा है, साफ पता लग रहा है कि यू लव हर, प्यार करती हो आप उनसे। तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो? मैंने तुमसे कहा ना, सो जाओ। आंखें अब ज़रा दूसरा भाव पकड़ने लगी थी कविशा का। कुछ भी बोलती हो तुम, फिर मुझे परेशान कर दिया तुमने। हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। माना कि मैं आपसे छोटी हूँ, माना कि बार बार मुझे आपको ये बताना पड़ता है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप उसे समझती नहीं हैं या फिर उसे ऑब्जर्व नहीं करती हैं, इसलिए कि आप करना नहीं चाहती हैं, करके भी नहीं करती हैं। आपकी तड़प देख रहे हो आप। हाँ, कितना कितना तड़पाओगे अपने दिल को, अपने आप को, अपनी इन आँखों को? हाँ, बोल क्यों नहीं देते? माफ़ क्यों नहीं कर देते उन्हें? कभी नहीं, कभी नहीं माफ़ करूँगी मैं उसे। उसे क्या लगता है, क्या लगता है कि उसका ये चेहरा, उसके ये आंसू देखकर मैं उसे माफ़ कर दूँगी? नहीं, कभी नहीं। उसको तड़पना होगा। मुझे क्यों तड़पाती है वो? मैंने मैंने क्या बिगाड़ा उसका? क्या बिगाड़ा मैंने उसका? मैं क्यों तड़प रही हूँ उसके लिए? यही तो मैं नहीं चाहती। नहीं चाहती मैं उसके लिए तड़पना, उसके लिए सोचना, उसके लिए कुछ करना। उससे उससे क्या दी? उससे उससे मोहब्बत करना मैं नहीं चाहती। क्यों हो रही है मुझे ये? क्यों मैं तड़प रही हूँ? तड़पना उसे चाहिए ना, उसे। आपको क्या लगता है दी कि वो नहीं तड़प रही होंगी? हाँ, क्या वो सो पा रही होंगी? मैं नहीं जानती आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो भी बात हुई है वो बहुत खिंचाव भरी है। जितना आप तड़प रही हैं उतना ही वो ही तड़प रही होंगी। ये मोहब्बत का ही तो उसूल है, ये प्यार का ही तो इक्वेशन है दी। हाँ, तुम्हें बहुत पता है। मुझे ये मसला नहीं कि मुझे पता है या नहीं, लेकिन ऐसा है दी, है। उन्हें भी नींद नहीं आती होगी। सुना नहीं आपने आंटी ने क्या कहा था? वो घर ही नहीं रहती, वो नहीं रह पाती होंगी आपके बगैर उस कमरे में। चुप हो जाओ, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ठीक हूँ बिल्कुल, समझी तुम? कविशा ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। लेट गई थी वो करवट लेकर। अपनी बैक साइड उसने प्रिया की तरफ कर दी थी। ऐसे मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होता दी, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। तुम बस करो, कितना फिलोसफी झाड़ती हो? कॉलेज जाना बंद करवा दूँ तुम्हारा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सुनो, हाँ, क्या हुआ? वो दोनों दोबारा तो नहीं आए थे ना घर? कविशा के मन में अचानक ये क्वेश्चन आया था। ये अच्छा है, बात बदलने का तरीका। हाँ, गजब हुनर है दी आप में। बोलो जो पूछ रही हूँ मैं। नहीं, आप है तो इतने दिनों से, आपको दिखा कोई? नहीं, उससे पहले? नहीं, वो दोनों तो नहीं आए थे अभी। लेकिन दी, मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी। क्या? अपने आंसू।
कविशा ने उस चादर में पहुँच लिए थे। यही कि उस दिन 3 लोग हमारे घर को घूर घूर कर देख रहे थे, बहुत दूर से। क्या? किस दिन? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन आपके आने से पहले ये याद है। अच्छा, ठीक है। अब क्या करेंगी आप? झाड़ू लेकर उन्हें मारने जाएंगी? झाड़ू? मैं उन्हें किसी चीज़ से भी मार सकती हूँ, झाड़ू क्या, पौधे भी हैं मेरे घर में बहुत सारे। और ये दोनों हंस दिए थे। दी, सो जाओ। हाँ ठीक है, तुम भी सो जाओ। कितना पढ़ाती हो मुझे तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो प्रिया। तो क्या अमाल पसंद है? तुमने फिर बोला। कविशा ये कहकर बैठ गई थी और अपनी तकिया को फेंक कर उसने प्रिया के मुंह पर मारा था। आओ दी, लगती है। चलो मेरी तकिया वापस करो। प्रिया ने अब कविशा की तकिया को वापस किया था। और सो जाओ। सो गए, लेट गए थे दोनों और फिर से आसमान को तकने लगी थी कविशा। प्रिया को नींद आ गई थी और वो सो गई थी। वहाँ सच में अमाल अपने कमरे में नहीं थी। वो कमरा पूरा खाली था, वैसे का वैसे ही। वो ब्लैंकेट उस सोफे पर था जैसा कविशा छोड़ कर गई थी। अमाल ने दास और दासियों को जो ये कमरा साफ़ करने आते थे उन्हें बोल दिया था कि जैसे कविशा बीबी सब छोड़ कर गई है उसे वैसे ही रहने देना। तुम्हें जो करना है, जैसे सफाई करनी है करना। तो बस ये रूम वैसे का वैसे ही था। अमाल अपनी छत पर थी, अपनी चारपाई पर लेटे आसमान को तक रही थी। क्या ये दोनों एक ही तार से नहीं बंधे हुए थे? बस दूर थे घर, अलग अलग, लेकिन इनके दिल का खिंचाव ये आसमान खींच रहा था और अपने आप को मरकज बनाकर इन दोनों के दिल के खिंचाव की तार को जोड़ रहा था। हाँ, ये दोनों एक तार से ही तो बंधे हुए थे। अमाल की नज़रों के आगे उसका हर एक वो मंज़र गुज़र रहा था जो उसने कविशा के साथ बिताया था। वो पहली नज़र, वो पहला छुअन, वो सब कुछ पहला। वो कुलदेवी के मंदिर जाना साथ में, कविशा का उसे झटक देना, उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख के उसे धक्का दे देना, सब कुछ अमाल की नज़रों के आगे आ रहा था। कविशा की सांसों को महसूस किया था उसने जब उस दिन वो उसके इतने करीब गई थी। उसके होठों को याद आई थी कविशा के गालों की। और ये सब यादें, ये सब भाव दिल पर जाकर चोट कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन शायद उससे भी दर्दनाक था ये। जब हम अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोक लेते हैं तो दिल में बहुत तेज दर्द होता है। बस उसी दर्द को झेल रही थी अमाल अपनी चारपाई पर लेटे लेटे। तभी रूह के कदम उसकी तरफ बढ़ गए थे। एके, सो गई हो क्या आप? नहीं बेटा, आओ। और अपने चेहरे को ज़रा ठीक किया था अमाल ने और उठकर बैठी थी अपनी चारपाई पर। वहाँ पीछे वो तोते खड़े खड़े ही सो रहे थे। कबूतरों ने भी अपनी आँखों को बंद कर लिया था और अपनी गर्दन को मोटा कर रहे थे सांस ले लेकर। रूह की नज़र उन पर एक बार पड़ी थी और फिर अमाल पर पड़ी थी। क्या हुआ है कि भाभी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, मैं उसके पास नहीं गई थी। तुम कहो बेटा, क्या हुआ? हाँ, मुझे 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 बुरा फील हो रहा है कि मेरी वजह से आप दोनों इतने दिन से अलग अलग हैं। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी। क्या आप बोलोगे कि मैं विनय से दूर हो जाऊँ तो मैं हो जाऊँगी। आप बोलोगे कि मैं उससे फ़ोन पर बात करूँ तो नहीं करूँ। नहीं बेटा, मैं ऐसा तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली। मैंने कहा ना, मैं अपने तरीके से सब छानबीन करूँगी। उसका
उसका प्यार कितना सच्चा है ये मैं देख लूँगी। तुम्हें इस तरह रोने की ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा। ये कहकर अमाल ने रूह को अपनी बाहों में भर लिया था। मुझे माफ़ कर दो कि मॉम को पता चलेगा तो वो कितनी हर्ट होंगी ना। मैंने ये ठीक नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी मॉम है, मुझसे तुमसे कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। इसकी चिंता मत करो। मॉम से मैं बात करूँगी लेकिन अभी नहीं। चलो ये आंसू पोंछो ज़्यादा। अब ये देख देख कर मुझे उलझन होने लगी है। और मुझे विनय का नंबर दो, मुझे उससे मिलना है। जी। रो रो कर रूह ने विनय का नंबर बताया था अमाल को और अमाल ने उसे सोने के लिए भेज दिया था और वो खुद वापस उसी चारपाई पर लेट गई थी। सुबह हुई थी। सुबह की जब पहली किरण पड़ी थी तो कविशा जाग गई थी। अपने रूटीन को उसने फॉलो किया था। नहाकर वो वापस आई थी और अपने गीले बालों को अपने हाथ से ज़रा झटकने लगी थी और अपने उस अलमारी में लगे छोटे से शीशे के आगे खड़ी हुई थी और वो अलग ही उसे दृश्य दे गया था। उसे वो याद आ गया था जब वो अपने बालों को पोंछती हुई अमाल के उस रूम में थी। सिंदूर का डब्बा उठाकर उसने अपनी नज़रों के सामने किया था और वापस उस डब्बे को रख दिया था। हाँ, वो झुमके तो नहीं थे उसके कानों में, लेकिन उसका हाथ अपने कानों की लौ को छू रहा था। वो याद कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि आईने में अमाल की नज़रें उसे देख रही हैं। उसने नज़र उठाकर पहले आईने को देखा और पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। उसने इस ख्याल को, इस दृश्य को झटक दिया था अपनी गर्दन को झटक कर और अपने कदम वो किचन की तरफ ले गई थी। किचन में जाकर उसने चाय बनाने की कोशिश की थी और बस ये चाय बनाना भी उसे वहीं खींच ले गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे अमाल खड़ी है और उसकी निगाहें उसकी कमर पर हैं, जो उसे महसूस हो रही थी, जो उसे वो भाव दे रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी जैसे सच में अमाल पीछे है और वो आकर इसके इस दुपट्टे को थाम लेगी। जब उसने ये आभास किया कि वो गहरी बोलती नज़रें इसी के वजूद पर टिकी हैं तो इसने पीछे मुड़कर उसे देखना चाहा, लेकिन जब पीछे मुड़ी ही कविशा तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी चाय बनकर तैयार थी। उसने चाय को कप में ले लिया था और बाहर जाकर अपनी चाय पीने लगी थी। चाय के उस कप को देखकर कविशा को वो दूसरा कप भी याद आया था जो लेकर वो छत पर गई थी उस दिन जब उसका बर्थडे था। और अमाल के वो लफ्ज़ उसके कान में गूंज उठे थे जब उसने कहा था कि मुझे अपने लबों से चाय पिला दो ना, मेरी चाय इन लबों से छू दिया करो, अपने आप मीठी हो जाएगी, चाहे तुम उसमें कितने भी मिर्च और नमक डाल दो, बस उसमें अपनी ये फिंगर घुमा दिया करो, शहद से मीठी हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कविशा के बगल में बैठकर उसके कानों में अपनी बात कह रही थी अमाल। जब उसने अपनी गर्दन को, नज़रों को दाहिनी तरफ किया झटके से तो वहाँ कुछ नहीं पाया। अपनी चाय का एक घूंट लेकर कविशा ने वो कप वहीं छोड़ दिया। कविशा ने अपना बैग उठाया था और प्रिया से चिल्लाते हुए कहा था कि मैं बेकरी जा रही हूँ और बस अपना स्कूटर स्टार्ट किए वो अपनी बेकरी की तरफ निकल गई थी। जब वो रास्ते में जा रही थी तो स्कूटर पर लगे वो सिंगल मिरर में बार बार देख रही थी जैसे अमाल उसके पीछे ही हो अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो से, लेकिन कोई नहीं था। जब उसने अपने स्कूटर को अपनी बेकरी में लगाया तो फिर से पीछे देखा कि शायद उसकी ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो उदास मन से अपने सर को झुकाए अंदर बेकरी की तरफ बढ़ गई थी। यहाँ उदय ने प्रिया को कॉल किया था और कुछ बातें की थी इन दोनों ने। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? बस मन किया कि मैं
एक बहुत खुशनुमा इंसान से बात करूं, तो मैंने कॉल कर दिया। उदय यहाँ फ़ोन पर भी अपनी बत्ती सीधी खाता नज़र आया था। बस भी, कितना दिखाओगे अपने दांतों को? प्रिया ने भांप लिया था उसको फ़ोन पर ही। क्या सच में तुम समझ जा रही हो? हाँ, उदय ने कितनी उत्सुकता से पूछा था। बस भी, ज़्यादा आसमान पर उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? प्रिया ने अपनी गर्दन जरा नजाकत में हिलाई थी, मोड़ी थी। अच्छा सुनो ना प्रिया। हाँ बोलो। प्रिया को अच्छा लगा था उदय का यूँ उसका नाम पुकारना। वो बॉस और भाभी में कुछ हुआ या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? उदय ने पूछा। बस कह रही हूँ। अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो हो ही जाएगा, है ना? बस भी, कितना चुनराते हो तुम। अच्छा चलो, अब मुझे कॉलेज जाना है तो फ़ोन रखो। मैं छोड़ने चलूँ कॉलेज? क्यों, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? अमाल ने तुम्हें कोई काम नहीं दिया? ओह हाँ हाँ हाँ, बॉस मुझे गोली से उड़ा देंगी। अच्छा ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे वाह, कितनी जल्दी पढ़ गए तुम। अरे नहीं, तुम्ही ने तो याद दिलाया कि कोई काम नहीं है क्या, तो बॉस ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया हुआ है। अभी मैं चलता हूँ, बाय 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 बाय। ये कहकर उदय ने फ़ोन कट कर दिया। आमाल अपने घर के अपने कमरे के शीशे के आगे खड़े होकर वही पल याद कर रही थी जिस पल में उसने कविशा को अपने दाहिने हाथ में भर लिया था उसकी कमर पकड़कर। तभी उसका फ़ोन बज गया था और वो उस ख्याल से बाहर आ गई थी। हेलो, हेलो दीदी, दीदी क्या हुआ? हाँ, अमाल ने फट से कान पर से फ़ोन हटाकर सामने किया तो उसमें रिचा का नाम था। क्या हुआ रिचा बेटा, बोलो। वो 2 बुलडोज़र आकर हमारे घर को तोड़ रहे हैं। क्या? कौन से बुलडोज़र? तुम्हारे मम्मी से बात कराओ, अमाल ने कहा था उस बच्ची से। उस बच्ची ने फट से अपना फ़ोन उसकी मम्मी को दिया था और उसकी मम्मी से अमाल ने बात की थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हाँ, वो कह रहे हैं कि ये वो है, क्या वो है, गैर कानूनी। हाँ हाँ यही, इसलिए वो हमें हमारी झोपड़ियों से निकाल रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, उन बुलडोज़र्स को रोक कर रखो, मैं बस 15 मिनट में पहुंचती हूँ वहाँ, ठीक है? ये कहते हुए अमाल ने अपने कदम बाहर कर दिए थे। फट से वो मोम के पास गई थी उनका आशीर्वाद लेने और फट से उसने अपने ब्रेकफास्ट का वो पहला निवाला खाया था। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों आए? मोम ने पूछा। मोम, वो दक्षिण मोहल्ले की जो झोपड़ियाँ हैं ना, वो उसे तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, सरकार से उसका कुछ लेना देना नहीं है और ये मुझे यकीन है कि ये उसी गैंग का काम है। ठीक है, वो सब ठीक है, सावधानी से जाना, उदय को ले जा। उदय पता नहीं कहाँ होगा मोम, मैं अभी जाती हूँ अकेले। ठीक है, आराम से जाना, ध्यान से जाना और छोड़ना नहीं। ठीक है मोम, ओके। ये कहकर अमाल निकल चुकी थी। फट से उसने अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो को स्टार्ट किया था और बाएं तरफ अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग घुमाई थी और इस अपने आंगन के, हवेली के आंगन की धूल ज़रा उसने उड़ा दी थी। बस आज के एपिसोड में इतना ही रखिए, ज़रा तरस खाइए मेरे थ्रोट पर। आज मेरे शहर में वैसे बारिश है, ये बारिश बीमार करने ही आती है, 5 मिनट बरसती है फिर धूप हो जाती है। तो बस अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआ करिए कि जल्दी भाग आए। हो सकता है कैसा ये प्यार आज अपडेट ना हो क्योंकि मुझसे नहीं बोला जा रहा। कोशिश करूँगी, हो जाएगा तो ठीक, वरना समझ जाइएगा आप लोग। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।